चलो जिस राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जॉन मिलिटन सिंह। ठीक है, तो सिंह प्रोनाउंस कर लो या फिर सिंह, जैसे तुम्हें प्रोनाउंस करना है, पर जॉन मिलिटन सिंह है। आयरिश राइटर है। ठीक है, राइटर कुछ इसलिए इनका है क्योंकि पहले भी एक राइटिंग आई थी बहुत फेमस है। जो आज राइटिंग करेंगे वो कौन सी है? राइडर टू द सी। और ये कब लिखी गई थी? 1902 में। ठीक है, 1902 में ये राइटिंग लिखी गई है। तो पहले इस राइटर के बारे में हल्की सी बात जान लेते हैं। एक बार वो कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, 1902 यानी 1902 में राइटिंग आती है 1902 में। और इससे पहले एक ऐसी राइटिंग आई थी जॉन मिलिटन सिंह की, जिस वजह से इनकी वो जो राइटिंग है बहुत ज्यादा टारगेट पे लिया गया था। उसका नाम क्या था? द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, देखिए तो कैसी राइटिंग थी, द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। एक इस तरह की राइटिंग जहाँ पे प्ले बॉय दिखाया गया वेस्टर्न वर्ल्ड का। और वो जो प्ले बॉय है वो एक तरह से पूरी आयरिश राइटिंग, और आयरलैंड में बहुत ज्यादा पोस्टर्स निकाले गए थे उस राइटिंग को लेकर कि इस राइटिंग को साइड करो, ये बहुत ही एक तरह से डिग्रेडेड राइटिंग लिखी गई है। और उसमें जो प्ले बॉय था उसने काम क्या किया था? उसने अपने बाप को थपेटा था, यानी बाप को खूब थप्पड़ मारा, और बाहर दूसरे गांव में जाकर उसने क्या बोला कि मैं वो हूँ जिसने अपने बाप को जान से मार दिया। तो वहां की लड़कियां बहुत खुश हुई, वहां के जो आसपास के जो और लोग थे बड़े खुश हुए, ये प्ले बॉय है ना, ये क्या दम है इसके अंदर कि इसने अपने बाप को ही मार दिया जान से, खूब थप्पड़ मारा अपने बाप को। तो इस तरह की जो राइटिंग आई थी प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, एक डिफरेंट राइटिंग लिखना जिसको बहुत ज्यादा टारगेट में लिया गया, क्योंकि आयरलैंड में और आयरिश राइटिंग में कि यहाँ के कल्चर के बारे में है, इस तरीके से उल्टी सीधी बातें लिखी गई है। तो ये तो ठीक वही बात होगी, तुमने किसी कल्चर के बारे में इस तरह से लिखा कि वहाँ के लोग बहुत मान सम्मान दे रहे हैं कि तुमने अपने बाप को जो है वो पीट दिया और ठोक दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा हवा, लड़कियां उसके ऊपर लट्टू हो रही थी, मक्खियों की तरह गिर रही थी, और बार बारी प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये प्ले बॉय है। एंड में पता चला होता है जब उसका बाप उसको पकड़ के ले जाता है, खूब थपेटता है गिर के, तब उनका दिल टूट जाता है लड़कियों का कि जिससे उन्होंने प्यार किया था वो तो प्ले बॉय था ही नहीं, वो किसी नाम का प्ले बॉय नहीं था। इस तरह की राइटिंग इसलिए लिखी गई क्योंकि आयरलैंड अपने आप की नेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक फीलिंग दिखा रहा था। आयरलैंड ये दिखा रहा था कि उनके यहाँ के कल्चर, वहाँ की सोसाइटी बहुत हटके है, जबकि जो मिलिटन सिंह है उनको पता था रियलिटी में कुछ और है। जो जिस जिस चीज के और जो कल्चर को लेके आयरलैंड इतना ज्यादा बम्बास्ट कर रहा है, इतना ज्यादा दिखा रहा है कि इतना कि उनका कल्चर इतना खूबसूरत है, इतना मान सम्मान देते हैं, उसी के ऊपर एक सेट्रिकल टोन कस दिया। तो राइटिंग को बैन कर दिया गया, और यही है जो है प्ले बॉय स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो जॉन मिलिटन सिंह को दिया गया। ठीक है, और मतलब प्ले बॉय का टाइटल किस एंगल से कि इस तरह की राइटिंग लिखना, बहुत अजीब राइटिंग लिखना। पर यहीं पर एक दूसरी राइटिंग और आती है जो कि बहुत खूबसूरत राइटिंग है, इमोशनल राइटिंग, जिसको हम डिस्कस करेंगे सर, राइटर टू द सी। बहुत ही ब्लैक राइटिंग है, ब्लैक राइटिंग का इस एंगल से इमोशनल वे में कि बहुत ही डार्कनेस मिलेगा तुम्हें इसमें, और इतना ज्यादा ट्रॉमा होगा कि दिमाग घूम जाएगा। ड्रामेटिक आयरनी का बहुत प्यारा यूज किया गया इसमें। ड्रामेटिक आयरनी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब ऑडियंस बैठी हो और जो रीडर बैठा हो, बेसिकली जब रीडर हो या ऑडियंस लगा लो, स्टेज पर कोई वो ड्रामा चल रहा है और हम सब क्या है? ऑडियंस, हम देख रहे हैं। हमें कुछ सीन पहले से ही पता होता है, जो कि स्टेज में जो कैरेक्टर होते हैं उनको वो सीन नहीं पता होता। जैसे अगर मान लो दो तीन है, उनमें से एक जो है ए बी सी ये रोल प्ले कर रहे हैं स्टेज पे, सी जो है वो ए के साथ भी गद्दारी कर रहा है, सी बी के साथ भी गद्दारी कर रहा है, और ये बात ए और बी को नहीं पता कहानी में, वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, पर हम ऑडियंस जानते हैं कि सी जो है वो गद्दार है। इस तरीके के सीन को क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक आयरनी। तो ड्रामेटिक आयरनी यूज किया गया है, और बहुत ही ज्यादा डार्क राइटिंग है। इस राइटिंग ने बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी थी जॉन मिल्टन सिंह की। तो सबसे पहले इस राइटर को देखते हैं। अच्छा, राइटर कैसे बने, और जॉन मिलिटन सिंह को अगर तुम राइटिंग लाइन पे लेके जाते तो किस तरह से हुआ? सबसे जो मिलिंटन है, मिलिंटन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी नॉलेज, जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये देखो ये फोटो है मिलिंटन सिंह की। इसके बाद जो है थोड़ा सा मेगा तुम्हें उधर होना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पेस लूंगा ना इस साइड में। हाँ, तो यहाँ पर एक बार देख लो मिलिंटन सिंह, एक सेकंड, ये देखो इस राइटिंग को वन एक्ट ट्रेजेडी में लिखा गया। तो वन एक्ट में है ये, फाइव एक्ट्स में नहीं है ये। ठीक है, तो पांच एक्ट में नहीं है, वन एक्ट में है। पांच एक्ट में इससे पहले जो राइटिंग लिखी जाती थी वो शेक्सपियरियन टाइम पे लिखी जाती थी। शेक्सपियर अपनी राइटिंग को पांच एक्ट में लिखता था, पांच उसमें, पर ये राइटिंग वन एक्ट में है। और बहुत ही डार्क राइटिंग है, और मोनोलॉग्स हैं बहुत ज्यादा इसमें। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक ही किरदार जो है वो स्टेज पर बोलता रहेगा, और उसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा डार्क होगी, तो मोनोलॉग फॉर्मेट में लिखी गई है। डायलॉग जहाँ दो बोलेंगे, ठीक है। और ड्रामेटिक आयरनी तो वन एक्ट ट्रेजेडी है, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है। द एरन आइलैंड यूज किया गया, इसमें मेन थीम द ह्यूमन हेल्पलेसनेस। ठीक है, हिस्टोरिकल पर यहाँ पर हमें राइटर को देखना है। एक बार राइटर के पास चलते हैं, तो राइटर से कई सारी चीजें निकल कर आएंगी, और वो तुम्हारे लिए जरूरी है जानना। तो कई सारी चीजें हम राइटर को लेकर छोड़ देते हैं। फोटोज इतने हैं, इतने सारी फोटोज है इसमें, देखो। हाँ, तो डेथ टाइम तुम देखते हो 1909 में डेथ होगी, राइटिंग है 1902 की।
तो एक ऐसा राइटर जो कि खुद एक कैंसर से मर गया, ठीक है, लिम्फोटिक कैंसर था, लिम्फ में कैंसर हो गया था। अब ये बायो की क्लास है नहीं, मैं तुम्हें लिम्फेटिक नोड्स बताऊंगा। तो लिम्फ में कैंसर होने की वजह वजह से मर गया। और टाइम पीरियड अगर चेक करते हो यार, एज कितनी साल जिया, सिर्फ 37 ईयर। और अगर बहुत अच्छी तरह जीता तो पता नहीं क्या ऐसी तैसी कर देता पूरी उस फील्ड की, लिटरेचर की। मिलिटन सिंह वॉज बॉर्न इन द प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट फैमिली में जन्म लेना खुद में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रोटेस्टेंट फैमिली का मतलब क्या होता है, एक ऐसे एक कल्चर, कैथोलिक और जो क्रिश्चियनिटी में है, जहाँ पे तुम्हें हर रूल को फॉलो करके चलना है। एक तरह से ऐसा इमेजिन करो दिमाग के अंदर कि तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है ना, हर चीज जनेऊ पहनना, फलाना ढिमकाना। इसी तरह से जब भी प्रोटेस्टेंट का नाम आए तो समझ जाना कि चर्च और क्रिश्चियनिटी इसमें सबसे जो आर्डेंट होते हैं, जिसके रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हर काम तुम्हें ऐसे करना है, सोच समझ के, मोरालिटी बेस्ड होना चाहिए, उससे तुम्हें क्या सीख मिलनी चाहिए, इस तरह से ऐसी फैमिली में जन्म लिया है। और यहाँ पर कोई भी अगर सिंह की लाइफ में जाते हो तो या फिर सिंह बोल दो, तो जॉन मिलिटन सिंह की अगर लाइफ में जाते हैं तो कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि मुझे राइटर बनना है, ऐसा कोई नहीं था। क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट था और म्यूजिक में ही सब कुछ अपना पूरा जीवन निकालने की सोची थी कि बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक की नॉलेज लूंगा, सब कुछ। तो वो जो म्यूजिक के जो राग छेड़ देता है ना, और जो राग समझना और वो जो टोन होता है, वही लिटरेचर में भी चाहिए। लिटरेचर में कोई ऐसा राइटर, बहुत कम ऐसे राइटर होंगे जो कि तुम्हें इमोशनल कर देंगे और बहुत ज्यादा आंखों में आंसू भर दे, पर ये राइटिंग राइटेड टू द सी आंखों में आंसू भर देती है राइटिंग। इसको पढ़ाते समय या तुम भी पढ़ते समय कहीं पे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ये पॉइंट है जहां मुझे हंसना चाहिए, नहीं। पूरे टोन को मोनोटोनस रखा गया है, बहुत ही ज्यादा डार्क उसमें रखा गया है। ऐसी फ्लूइड हो रही है राइटिंग के तुम्हारे अंदर के पूरे उसके तरंगों को जगा देगी। एक इस तरीके की फीलिंग है इस राइटिंग, और ये वो ही कर सकता है जो राइटर बैकग्राउंड से, जो म्यूजिक से कनेक्टेड हो ना, वो राग छेड़ना। तो एक म्यूजिक और म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक और म्यूजिशियन बनना था, पर आगे किस लाइन में, लिटरेचर की लाइन में। और यहाँ पे लैंग्वेज एंड द रूरल फोकलोर, ठीक है, यानी एक फोकलोर का मतलब क्या होता है, वहां के एक पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज होना, यानी एरिया की नॉलेज उस एंगल में नहीं कि मतलब तुम अपनी सभ्यता के साथ कितनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हो। और राग और म्यूजिक इसी का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड म्यूजिक देख सकते हो तुम, सबसे मेन है म्यूजिक, ठीक है। तो वहां पे और उसके बाद यहाँ पर आना हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जब ये जो सारी भावनाएं अपने अंदर थी, लिखने का बहुत सारा मन था, 1890s में ही जब तुम देखोगे कि जॉन मिलिटन सिंह ये लिटरेचर की लाइन में घुसने की शुरुआत कर दी। पर फिर जो है आइडियाज लेना था, तो सारे लोग पेरिस चले गए, ठीक है, पेरिस में गए। पेरिस मान के चलो उस टाइम का एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत तेज दिमाग के लोग जो है वो आके इकट्ठे होते हैं। तो वो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर सारे तेज दिमाग वाले लोग थे। जैसे एक टाइम पे फ्रांस था, ठीक है, और एक टाइम पे इटली था, इस तरह से वो भी था जहाँ पे सारे तेज दिमाग वाले लोग आए हुए थे। तो ये जॉन मिलिटन सिंह भी वहां गया म्यूजिक के उसके लिए, ठीक है। जब म्यूजिक म्यूजिक का थोड़ा कहीं क्या पता वहां बात बन जाएगी। और वहां पर ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है, और यही एक ऐसा आदमी है जिसने जॉन मिलिटन सिंह को एज एन सिंह बनाया, यानी जॉन मिलिटन टेस्ट या फिर प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी राइटिंग है, राइडर टू द सी। तो राइडर टू द सी में डायरेक्ट हाथ इस राइटर का है और इस पोएट का है। कैसे वहां जाता है, वहां ये मिल जाता है किससे, डब्ल्यू बी येट्स से, विलियम बटलर येट्स, ठीक है। डब्ल्यू बी येट्स तुम्हें पता है आयरलैंड का फादर एक तरह से लिटरेचर की फील्ड में। डब्ल्यू बी येट्स जैसे तुम्हारे पास सेकंड कमिंग तुमने पढ़ी होगी, और द स्वान एंड लीडा पढ़ा होगा। डब्ल्यू बी येट्स के नाम द स्कूल चिल्ड्रन पढ़ी होगी। विलियम बटलर येट्स, यही वो डब्ल्यू बी येट्स है जिसने क्या करा था, रविंद्रनाथ टैगोर की हेल्प करी थी और गीतांजलि को ट्रांसलेट करा था। इस वजह से गीतांजलि को क्या मिला, नोबेल प्राइज, एंड रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। और 1923 में डब्ल्यू बी येट्स को भी नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के फील्ड में। और डब्ल्यू बी येट्स उसी के प्यार में पागल था, मॉडगॉन। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी आयरलैंड का, और आयरिश लिटरेचर और आयरलैंड की लिटरेचर इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जैसे अगर ब्रिटेन में अगर शेक्सपियर था एक टाइम पे, जॉनसन था एक टाइम पे, द सेम इज फॉर दी डब्ल्यू बी येट्स इन आयरलैंड। आयरलैंड इसके बगैर खाली है। इतने महान पर्सनालिटी से मिलने के बाद वो अपनी सारी बात बताता है कि मेरे को ऐसा है, मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ बहुत बेहतर लिखना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तब डब्ल्यू बी येट्स उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, एक चीज बताऊंगा और वहीं जाना है तुझे। और ये लाइन उसकी बहुत खास, बहुत उसमें गिनी जाती है कि राइडर टू द सी डब्ल्यू बी येट्स की वजह से। डब्ल्यू बी येट्स उसे साफ बोलता है, कहीं नहीं, गो टू दी आयरन आइलैंड, आयरन आइलैंड जाओ और वहां पर 4 साल बिताओ, 3 से 4 साल, एंड फ्रॉम देयर यू गेट इन फील्ड ऑफ द राइटिंग। तुम वहां से राइटिंग के फील्ड में आसानी से पहुंच जाओगे, और वहां से ही तू राइटर बन सकता है। जो तेरे अंदर के इमोशंस है, तेरे अंदर का कंफ्यूजन है, तेरे अंदर का जो बिल्कुल डार्कनेस है, उसका एक ही सोल्यूशन है, उस आइलैंड पे पहुंचो। देखो ऊपर देखा होगा तुमने, ये रहा एरन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे भेज दिया, एरन आइलैंड जाओ। क्या था एरन आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। ये एक वो आइलैंड था जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तभी तो आइलैंड है ना, आइलैंड समुद्र से घिरा हुआ। यहाँ की फैमिली, और यहाँ भेज दिया 4 साल यहाँ पर टिको, 1898 से लेके 1901 तक। अगर वैसे प्रिसाइसली बात करूं, 1897 से लेके 1901 तक का सारा टाइम जो है वो एरन आइलैंड में ही बिताया। किसने, ये जेम्स मिलिटन सिंह ने। अच्छा, वहां पे भी टाइम बिताना बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल है। वो पूरे वहां का पूरा गांव एक ही चीज पे डिपेंड करता था, वो क्या था, फिशिंग।
वो मछली पकड़ते थे और उसी से उनका पूरा परिवार चलता था। यानी अगर मछली नहीं मिली तो घर में जो है वो खाने के लाले पड़ जाएंगे, इस तरह की वहां पे था। वहां पहुंचता है पर वहां पे ऐसा नहीं दिखाता अपने आप को कि कोई फॉरेन से जो है एक टूरिस्ट आया हुआ है बैग फेंक फेंक के उनके मुंह पे मारेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सीरियस है। क्योंकि उसे WB यीट्स ने बोला कि एक चीज ध्यान रखना, वहां जाओ तो बी नेचुरल, ठीक है, उन्हीं के जैसा रहना। तो इसने सब कुछ छोड़ दिया, वहां जाके उन्हीं की फैमिली के अंदर घुस गया। कहते हैं वहां के लकड़ी के घरों में, लकड़ी के घर थे, वहां लकड़ी के घरों में रहता था और उसी लकड़ी के घर में जो है, माइक सेट कर लूं, ठीक है, और उसी वहां के जो लकड़ी के घर है उन्हीं में वो रहता था और उसी लकड़ी के घर में एक सेकंड और, यही ठीक है, कोई नहीं, इतना भी देख लेंगे, ठीक है ना लाइट। हाँ, लकड़ी के घर में रहता था, उसी लकड़ी के घर में वो क्या करता था, उसने बिल्कुल समझा है फैमिली को, पहले फैमिली को समझा, कोई भी अपनी दुख की बात डायरेक्टली नहीं बताएगा और जो भी बाहर से है उसे क्यों बताएगा। तो सोचो लकड़ी के घर में जहाँ जहाँ वो रहता था, जैसे कि पहले उसमें रह रहा है फ्लोर में या कहीं रह रहा है, अब वहां तो रेंट पे ही रहेगा, रेंट का मतलब कि उनके साथ रह रहा है, तो कान लगाकर लकड़ी से बातें सुनता था। पूरी एक तरह से औरत का रूप लेके उसने सारा कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, सारी कहानियां उसने ऑर्गेनिक और ओरिजिनल फॉर्मेट में अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया, सब कुछ। कई बार वो रोया, आंखों में से आंसू निकले, क्योंकि गरीबी का लेवल इस हद तक था कि वो सोच रहा था मदद करने के लिए, पर उसने मदद नहीं करी, वो सिर्फ कहानी देखने आया था। और सारी कहानियां, कहते बर्फ इतनी ज्यादा ठंड थी 1897 के टाइम, मतलब टाइम नहीं, उस एरिया में इतनी ज्यादा ठंड थी, पर उस ठंड में भी वो किसी तरह से वो सर्वाइव करा। मतलब सर्वाइव करने का मतलब क्या है कि उस कहानी को उसने समझा, और जब इतना सारा एब्जॉर्ब करा तो वो चीज निकल के आती है किस राइटिंग में, राइडर टू द सी। राइडर टू द सी का सिंपल मतलब है राइडर जो कि सी को राइड करेगा। कहानी में जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, सारे कैरेक्टर बहुत ही इंटरली मूव्ड है, ठीक है, इंटरवूवन कह सकते हैं। प्लॉट को बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट किया गया है, प्लॉट पूरा इमोशनल ट्रॉमा के ऊपर डिजाइंड है, कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बिल्कुल ग्रूव किया गया है। कोई कैरेक्टर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि जो कि गलत है, अपनी जगह से नहीं रखना चाहिए या कुछ ऐसे हो। बाकी परफेक्शन तुमने देखा, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन बहुत अच्छे से मैनेज किया है, क्योंकि एक इस तरह का थिएटर है जहां तुम जाओ, आराम से बैठो, 40 मिनट में आंखों में आंसू लेके वापस आ जाओगे, क्योंकि तुमने अंदर मिलिंटन सिंह का वर्क देखा है। तो जो भी जाएगा ऑडियंस इस ड्रामा को देखने के लिए, तो आंखों में आंसू लेके पक्का वापस आएगा। 40 मिनट के अंदर इतना ज्यादा ट्रॉमा, जैसे राजेश खन्ना की मूवी नहीं होती थी, माँ मर गई, बहन मर गई, ये मर गई ना, किस पत्नी के साथ रेप, बच्चे उठा के ले गए, है ना, हाथी मेरे साथ, उसमें हाथी के साथ इतना ट्रॉमा करके अपने दिमाग के अंदर, मतलब कुछ ऐसी मूवियां, ऐसे एक्टर होते हैं जो कि दिमाग को भर देते हैं इतना ट्रॉमा, वो उस तरीके के ट्रॉमा के कोड को ही छेड़ा इसने। ऐसा जॉन मिल्टन सिंह था, इतना ज्यादा इमोशनल और ऐसा राइटर जिसने पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से समझा, बिल्कुल रूट लेवल पे चीजों को समझा, और वही जीवन को नहीं समझ पाया, वहीं से हार गया वो, क्योंकि इतनी जल्दी मरना, वो भी इस तरह के कैंसर की बीमारी से, ठीक है, लिम्फोटिक कैंसर के, और इस कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई। पर एंड टाइम पे जाते जाते 1909, अगर हम बात करें तो 1908 के आसपास से बीमार होना शुरू हो गया, उससे पहले भी था, पर 1902 की जो राइटिंग है ये बहुत खूबसूरत राइटिंग है। और यहाँ पे राइडर टू द सी में तुम पूरा उस पूरे उसको समझोगे। टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये ध्यान रखना, टाइम को बिल्कुल ही एक लेवल पे सेट किया गया है, क्योंकि तो अगर पूरा सीन देखोगे तुम, पूरा सीन 40 मिनट के हेर फेर में पूरी नॉवेल तुम्हें लपेट के साइड कर देगी। टाइम अच्छा है, प्लेस भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया, पूरा सीन जो है एक ही आइलैंड पे चलता है, ठीक है, एक्शन बहुत सही है, जहां तुम्हें लग रहा है एक्शन का मतलब फाइटिंग नहीं होता, जहां तुम्हें लग रहा है किस कैरेक्टर से क्या डिमांड है, वो कैरेक्टर तुम्हारी डिमांड को उसी टाइम पूरी करेगा। कहीं से तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे एग्जैगरेट किया है, यहाँ पे एग्जैगरेशन हो रहा है, यहाँ पे जानबूझ के इमोशन को ट्रिगर किया गया, नहीं, जहां तुम्हें जैसा लगेगा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। कहीं पे तुम्हें इंडिया की याद भी आनी शुरू हो जाएगी, इंडियन टेस्ट का भी टच मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी की पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, फिर इस टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है, बिल्कुल एक कैरेक्टर, एक बूढ़ी औरत दिखाई गई है जिसका नाम है मौर्या। वैसे तुम नॉवल के पेज पलटाओगे तो पहले दूसरे तीसरे पेज में एक गठरी आती है, कपड़ों की गठरी होती है, और वो ला के सीधा फेंकी जाती है। दो बहनें फटाफट भाग के आती हैं, ठीक है, आंखों में उनके आंसू है, हाथ कांप रहे हैं, और जो है वो फटाफट उस कपड़े की गठरी को खोलती है। इतने में एक बूढ़ी औरत आती है वहां से, और वो जो बूढ़ी है, ज्यादा बूढ़ी औरत नहीं है, बेटी की औरत है, उसका नाम है मौर्या, ठीक है, मौर्या औरत का नाम है। वो औरत उधर से आती है और वो उस कपड़े को फटाफट क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। और वो जो कपड़े की गठरी आई थी वो किसी पोप ने भेजा था। पोप का मतलब है पादरी, चर्च का कोई पादरी था, उसने कपड़े का गट्ठा भेजा, वो कपड़े गीले थे, थोड़े थोड़े इसमें दाग लगे हुए थे, और वो कपड़ा किसी तरह से बांध रखा था, और वो देख रही थी, और उनकी माँ तो नहीं देख रही उन्हें। अगर उनकी माँ उन्हें नहीं, उसकी माँ इधर उधर बिजी थी, वो फटाफट कपड़े की गठरी ले जाके छिपा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है पूरी कहानी का मौर्य पे। मौर्य को दिखाया गया है कि मौर्य किस तरह से बिल्कुल इमोशनली जो है वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई है फैमिली में, बच्चों की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, और ठीक है, और पूरी पूरी फैमिली की तकरीबन डेथ हो गई, और डेथ की वजह सिर्फ एक थी, वो क्या है, समुद्र में मछलियां पकड़ना। समुद्र में मछली पकड़ना जरूरी भी है, और जरूरी इसलिए, अगर वो मछली पकड़ के नहीं लेके आएंगे तो घर में खाना क्या बनेगा, क्या बनाएंगे वो, और अगर वो व्यापार करने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा।
जब मैं भी खुद ये राइटिंग पढ़ रहा था कभी, तो एक चीज दिमाग में डायरेक्ट आती है कि अगर उनको इतनी ही तकलीफ हो रही थी तो उन्होंने अपना एरिया बदला क्यों नहीं, वो आइलैंड से कहीं और क्यों नहीं चले गए। पर अगर आइलैंड से कहीं और जाने के लिए भी पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जमीन चाहिए जहां तुम रह रहे हो, और ऐसा कुछ है नहीं ना, अपनी जमीन तो सबको प्यारी है। और जब इतनी यादें हैं, यादों ने रोक रखा था, पैसे नहीं थे जिस वजह से कहीं और जाए, और व्यापार करना था। ठीक है, व्यापार वो घोड़ों का किया करते थे, कभी कभार घोड़े बेचने जाते थे, कई बार मछली पकड़ने जाते थे, इस तरीके से। तो कई बेटे गए और वो वापस नहीं आए। लास्ट बेटा जो गायब हुआ था उसका नाम था माइकल। कहानी की शुरुआत में बिल्कुल जो है माइकल के सेंस को छेड़ा गया है। माइकल का इंतजार है माँ को कि माइकल कभी आएगा, है ना। रोज वो बैठी रहती थी समुद्र के किनारे पे, शायद माइकल आ जाए। दोनों बहनों को भी अपने भाई का इंतजार था, माइकल शायद कभी आएगा। पर माइकल के साथ साथ एक और भाई भी है, ठीक है, और उसको दिखाया गया है बार्टले। ठीक है, बार्टले एक और भाई है उसका, जो अभी जो है एक भाई बच गया, बाकी छह के छह जो है वो निपट गए, छह मतलब पांच निपट गए, पांचवा माइकल था, और एक जो रह गया वो कौन था हमारे पास, बार्टले। तो बार्टले भी जो है वो, उसकी माँ कह रही है कि बस मौर्य, यानी मौर्य कह रही है ये रह गया, अब ये बचा रहे। पर इतने में क्या होता है, मौर्य को भी जाना पड़ता है, और मौर्य यहाँ से निकलता है किस चीज के लिए, वो जाता है घोड़ों को बेचने के लिए। तो घोड़े को बेचने जा रहा है। अब घोड़े को बेचने जाना जरूरी भी है, अब इसमें रोकती है उसे, कौन रोकेगी उसे, मौर्य। मौर्य को पूरा अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर ये बेटा आज निकल गया तो कभी नहीं आएगा, मेरी सारी पीढ़ी वीढ़ी सब खत्म हो जाएगी, और इसको रोकना पड़ेगा। वो रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर बाटली रुकता नहीं है। वो कहता है कि इससे सिवा और है क्या, कब तक यहाँ अंदर रहेंगे, कभी तो जाना पड़ेगा ना, और जाना है मुझे घोड़ों का व्यापार के लिए जाना पड़ेगा। और वो फटाफट जो है घोड़ों के व्यापार के लिए घोड़े घोड़े बांधता है, अपने जहाज में गिराता है, और उसके बाद वो निकलने की कोशिश करता है। इतने में सीन में दिखा रखा है कि वो जो मौर्य है, मौर्य कहते हैं ना, ये जो हम एरन आइलैंड पढ़ रहे हैं, या एरान आइलैंड बोल लो, इस आइलैंड की कुछ अपने कुछ कल्चर के भी कुछ बातें हैं। जैसे अगर कोई बेटा घर से जा रहा हो तो उसको कुछ जैसे गुड बाय वगैरह, है ना, कि अपना ख्याल रखना, इस तरह की लाइन बोलनी जरूरी होती है। जैसे तुम भी अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो, मम्मी तुम्हारे ब्लेसिंग देती है, कई बार दही और चीनी खिलाती है, कई बार बोलती है अपना ध्यान रखना, ऐसे ही। तो मौर्य को ये बोलना था, पर इतने में वो जाती है, वो भूल जाती है इतने स्ट्रेस की वजह से, और वो निकल जाता है। जैसे वो निकलता है, तो जैसे निकलता है तो वो मौर्य उस, तब वो आती है अपनी बेटी को, उसकी दो बेटी इंतजार कर रही है। बेटी कह रही है माँ आपने तो रोटी तो दी नहीं, है ना, भैया को रोटी तो दी नहीं ना आपने। तो मौर्य बोलती है अरे मैं तो ये भी भूल गई उससे बोलने के लिए कि अपना ख्याल रखना। वो तो जाओ, तो जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बहुत बुरा माना जाता है उन कल्चर में। अगर माँ ने अगर अपने बेटे को नहीं बोला कि तुम जो अपना ख्याल रखना और अच्छे से आना सलामत, अगर ये नहीं बोला तो बच्चा पक्का मरेगा। 70% तो वहीं शक हो गया था मौर्य को कि अब ये गया, बाटली कभी आएगा नहीं। पर वो फटाफट जाती है, जैसी वो पहुंचती है उस समुद्र के तट तक, जब तक देखती है कि घोड़े के साथ जो है वो जा रहा है, पर एक और उसमें पोनी है ना, पोनी टाइप एक छोटा घोड़ा जो है ग्रे कलर का, वो दिखता है, और उसके ऊपर माइकल, उसके ऊपर माइकल बैठा होता है, और माइकल ऐसे से कर रहा है। यानी तब उसका दिमाग घूम जाता है, किसका, यानी गॉथिक राइटिंग है, गॉथिक क्या पूरा एक हॉरर टाइप की राइटिंग है। तो पता चल जाता है मौर्य को ये माइकल है मेरा बेटा, यानी मेरा बेटा मर चुका है। ये दिमाग में उसके बाद चली जाती है, और ये उसकी आत्मा मुझे बाय बाय करे, यानी मेरे अब एक और बेटे को लेके जा रहा है, क्योंकि ये इसे छीनने के लिए आया है, अब ये नहीं छोड़ेगा। इतने में वो इतना ज्यादा पसीने में हो जाती है कि वो वो घोड़े को लेकर उसमें से निकल जाता है, और पीछे से जो है वो उसको ऐसे करता है बाय बाय, वो आत्मा। ठीक है, माइकल, यानी माइकल जा चुका है। जैसे वो वापस आती है, इतने में बैकग्राउंड में एक सीन और चल रहा है, यहाँ यहीं पे मैं कहूंगा द एक्सलेंस एंड द परफेक्शन यूज किया गया किसका, यानी जॉन मिलिंटन का। मिलिंटन ने एक बहुत अच्छा बैलेंस करा था ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी में ये बता दिया जाता है, ड्रामेटिक आयरनी में कहानी में एक लेवल आगे ऑडियंस को क्लियर कर दिया जाता है, क्या ये ध्यान रखने टर्म्स, ठीक है, क्लियर क्या कर दिया जाता है कहानी में, अगर ये दिखाया जाता है कि पीछे उन्होंने गटरी खोल दी है, उन दो बहनों ने जब गटरी खोलते कपड़े निकालते हैं तो कपड़े बहुत गीले होते हैं, उसमें एक सिलाई का निशान होता है, क्योंकि सिलाई की काम करती थी एक उसमें, और वो अपनी सिलाई पहचान जाती है, वो माइकल के कपड़े थे, यानी माइकल की डेथ हो चुकी है। ये उन दोनों को पता है, बहनों को, ऑडियंस को भी पता है, पर कैरेक्टर जो है उसको नहीं पता है। कैरेक्टर कौन है हमारे पास, मौर्य। मौर्य जानती नहीं है, पर मौर्य को यूं पता था कि वो एक तरह से गलत साइन है कि उसके बेटे ने ऐसे ऐसे करा, यानी वो आके फटाफट बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा देखा। जब वो बोलती है ना बेटी आपने क्यों नहीं दी रोटी, और क्यों नहीं बोला कि मैंने ऐसे कुछ देखा है, इस तरीके का मैंने कुछ देखा, तो वो तीनों पैक हो जाती है कमरे में जाके। उन्हें लगता है अब इंतजार हो रहा है, और ये इंतजार बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या, हाँ 2-3 दिन 4 दिन बाद बाहर औरतों के रोने की आवाज आती है। एक लाश मिलती है समुद्र के ऊपर, और वो लाश को लेके आते हैं, कपड़े बहुत गीले होते हैं, नमक भरा होता है उनके अंदर, और जैसे ही ला के रखते हैं सबको पता है वो कौन है, बाटले। बाटले की डेथ हो चुकी है। अब वो बहुत चिंगाड़ के रोते हैं, पर मौर्य अब रोती नहीं है। ठीक है, मौर्य अब बिल्कुल नहीं रोगी, मौर्य बिल्कुल अब स्ट्रांग वुमेन बन गई है। स्ट्रांग वुमेन का मतलब यहाँ पर एक बहुत दोबारा से एक आयरनी है, एक व्यंग्य कसा गया है। सबसे ताकतवर वो इंसान होता है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि सारे बेटे तो खो दिए, आखिरी बच्चा जो उम्मीद था वो भी खोने के बाद कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है।
ये मजबूत इसलिए हो सकता है क्योंकि अब उसके पास और कुछ खोने को है ही नहीं। अब चाहे समुद्र में कितने ही तूफान क्यों ना आए, कितनी ही बिजली क्यों ना कड़के, कितना ही सब कुछ क्यों ना हो जाए, हर घर में ये बातें जा सकती है, पर उनके घर में ये बात नहीं आ सकती कि आपका कोई और एक बेटा मर गया है, क्योंकि अब तो सब कुछ खो दिया। जो सब कुछ खो गया वही सबसे ज्यादा शक्ति में आ जाता है। जैसे कि कहानी सुनेगी ना सिकंदर और डायजोनिसिस की। जब सिकंदर डायजोनिसिस से मिलता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट डायजोनिसिस से मिलता है, तो डायजोनिसिस को उस दिन चिंता होती है। और चिंता का विषय क्या है? डायजोनिसिस बहुत होशियार बंदा, बहुत बड़ा फिलोसफर, उससे बड़ा फिलोसफर कोई था ही नहीं। उसको चिंता एक चीज की होती है, जब उससे पूछते हैं वो क्या है, कि चोर आया हुआ था और उसके कटोरे के चुराने की कोशिश कर रहा था, भिखमंगा टाइप का चोर था। डायजोनिसिस के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो नंगा घूम रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कटोरा है जिसमें वो भीख मांगता है। और परसों उस चोर ने उस कटोरे को भी चुरा लिया। सोचो चोर कितना गिरा हुआ होगा। तो सिकंदर को कहता है, देख मेरे से सीख, मेरा तो कटोरा भी गायब हो गया। सिकंदर कहता है, अजीब तरीके है तो हम क्या, मैं क्या करूं? कह रहे तू सब कुछ हारेगा, तू सब कुछ हारेगा, तू खत्म हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, एक दिन कीड़े पड़ेंगे, मरेगा तू। सिकंदर कहता है, तेरे पास क्या है? तू तो नंगा है, तुम्हारे पास क्या है? कह लगे यही तो खासियत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे से तू कुछ छीन के तो दिखा। कभी छीन ही नहीं पाएगा, मेरे को सिर्फ एक वो छीन सकता है और कोई नहीं छीन सकता, तो मैं तुझसे बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो ये बात सिकंदर के दिमाग को घुमा देती है। द सेम कंसेप्ट यहाँ पर है मौर्य, जो कि हमें एक बहुत बड़ी फिलॉसफी पे लेके आती है, जहां सब कुछ खो दिया वहां पर अब कुछ और खोने को नहीं है। ये पूरी चीज जो है, ऐसा नहीं बोल सकते, एक तरह की फैंटेसी है, खुद बनाया गया नहीं, ये खुद एब्जॉर्ब किया है। ये वही आयरन आइलैंड है जहां पर डब्ल्यू बी यीट्स ने भेजा था इसको, मिलिटेंट सिंगे को, कि जाओ वहां कुछ दिन रहो, कुछ साल रहो, अपने आप राइटिंग निकल के आएगी। और यही राइटिंग थी। ठीक है, तो राइटिंग ऐसी है। अब एक बार ये राइटिंग को यहाँ से देखते हैं। ये भाई जॉन मिलिंगटन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्ले दिखाया जा रहा है, और ये वो समुद्र को दिखाया गया है यहाँ पर, और ये यादें हैं, ये देखो परफॉर्म कर रहे हैं प्ले को। मिलिंटन सिंह है आयरिश, और ये देख लिया हमने, आयरिश के एक रूरल डायलेक्ट को यूज किया गया है, वहां की बोली का इस्तेमाल किया गया है। तभी तो राइटिंग में मजा आएगा जब वहां की बोली हो। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो फिशिंग, सेलिंग, सी ट्रेड एंड सेलिंग हॉर्सेज इसका मेन पार्ट है, जो वैसे ही पता है। द सी वॉज सोर्स ऑफ फूड एंड द लिवलीहुड। सी यहाँ सिंबल है किसका? खाने पीने सब चीज का, वहीं से उनका व्यापार चलता है। मेन कैरेक्टर आते हैं तो एक विधवा दिखाई गई है जिसका नाम क्या है? मौर्य। बार्टले है मौर्य का सबसे जवान बेटा, सबसे छोटा बेटा, प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल है, और वो प्रैक्टिकल है, इसी प्रैक्टिकलिटी ने उसको फंसवा दिया। पर वो भी क्या करता, अगर उसे नहीं जाता तो क्या आता कुछ। कैथलीन है, कैथलीन दो बेटी है, जिस एक बेटी का नाम कैथलीन है और दूसरे का नाम क्या है? नोरा। ठीक है, तो नोरा एंड कैथलीन है दो। इसके बाद क्या हमारे पास? माइकल है जो कि मिसिंग सन है, द प्रीस्ट, एंड द सेटिंग क्या रखा है? द एंटायर एक्शन अनफोल्ड स्मॉल कॉटेज ऑफ द किचन ऑन द रान आइलैंड और द एरन आइलैंड ऑन द कोर्स ऑफ द सिंगल डे। एक डे के अंदर हो जाती है, और ये 3 यूनिटीज का कॉम्बिनेशन है जो कि जेएम सिंगर ने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल किया है। द बेस्ट यूनिटी ऑफ ऑल द 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, मौसम ऐसा दिखाया गया है, दिखाना जरूरी होता है। जब कोई भी तुम नेगेटिव राइटिंग लिख रहे हो, नेगेटिव स्पार्क है तुम्हारी राइटिंग में, तो तुम्हें ऐसे बादल कड़कना, बारिश, ये सब दिखाना होता है। कोई भी राइटर हो किसी कहानी को शुरू करता हो, अगर शुरुआत में बारिश और बिजली कड़के, तो समझ जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइटिंग है, डेंजरस राइटिंग हो सकती है, नेगेटिव राइटिंग है। जैसा कि फ्रैंकेनस्टीन 1817 में आती है, और फ्रैंकेनस्टीन किसने लिखा था? मैरी शेले। बहुत खूबसूरत राइटिंग है फ्रैंकेनस्टीन, जहां पर वो बारिश का सीन है, और वो जो है यानी वो रोबोट से टाइप का, वो इंसानी और लाश का गुच्छा, हाथ पैर सिल के जिसको तैयार कर रखा है, वो जब देखता है वो आंखें लाल, ना कितने नेगेटिव सिंबल दिखाए गए। तो ऐसे राइटर को रखना पड़ता है। डिटेल सीन बाय सीन समरी। प्ले की शुरुआत होती है, कैथलीन और नोरा को दिखाया गया है, दोनों बहनें जो है वो देख रही है और उन अंदाजा लगा रही है कि उनके जो भाई है कहाँ है। मौर्य इंतजार कर रही है, और वो उसको वो सी जो है बहुत डेंजरस लगता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल मोनोलॉग है। कहते हैं कि पूरे लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर में सबसे इमोशनल मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कैरेक्टर रोता रहेगा और वो ही बोलेगा, आवाज स्लो होगी, वोबल्ट करेगी, वाइब्रेट करेगी, धीरे धीरे बोलेगा, सिस्कियां भरेगा, और ऑडियंस उसे जानेगी, बाकी कैरेक्टर्स नहीं जानते, वो अकेले में होता है। अंधेरा सीन होगा, स्टेज को बिल्कुल ऐसे सेट किया जाएगा, लाइट डिम होगी, ठीक है, इस तरीके से करा जाता है, और ऑडियंस के ऊपर भी लाइट डिम कर दिया जाता है ताकि उनको मजा आ सके। ठीक है, तो इसे, और मोनोलॉग के सीन को हमेशा 3 यूनिटीज के साथ रखा जाता है। क्यों? अगर आज इमोशनल कर दिया, आधा इमोशनल आज कर दिया, अगला सेटअप जो है वो 4 महीने बाद है। तो शेक्सपियर की तरह अगर तुम्हें आज इमोशनल कर दिया, अगला महीना 4 महीने के बाद तुम्हारा सेटअप लगा रहे हैं, तो इमोशनल एजेंडा तो खत्म हो जाएगा। मोनोलॉग को हमेशा उसी फ्रेम में रखा जाता है जहां पर तुम्हें बिल्कुल ताजा ताजा जख्म दिया जाए, और उसके लिए बिल्कुल तैयार किया जाता है माहौल, इसलिए इतना डार्क हो रखते हैं। इमोशनल मीनिंग, यदि बार्टले प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को वो जाने के लिए, क्योंकि पैसों की कमी है, फैमिली को पैसा चाहिए। बार्टले जो है लीव्स विदाउट ए ब्लेसिंग, बिना ब्लेसिंग के वो चला जाता है। मौर्य ऑफ टू कैच, ठीक है, हिम। एंड सिंबोलिज्म, यहाँ पे सिंबोलिज्म है ऊपर। अगर ठीक है, एक चीज और तुम कर लेना यहाँ पर, अगर ठीक है, ये जो मौर्य है, मौर्य का वो जो है क्या कहते हैं मोनोलॉग, वो निकाल लेना। द सिस्टर एग्जामिन से माइकल्स क्लोथ, ठीक है, अब सिस्टर ने देख लिया, बहनों ने माइकल के उन कपड़ों को देख लिया, ठीक है, पता चल गया कि ये मेरा ही भाई है जो मर चुका है। दिस कंफर्म द माइकल ड्राउन्ड एट सी, वो डूब के मर चुका है।
Maurya vision, Maurya returns deeply shaken, Bartley riding the horses with the ghostly figure of the Michael following behind. ठीक है, माइकल पीछे जा रहा है, बार्टली आगे जा रहा है। ठीक है, वो सीन जब वो देखने जाती है, उसको रोटी वगैरह वो देने जाती है। न्यूज ऑफ द बार्टले डेथ, बार्टले की मौत की खबर आ जाती है। मौर्य का फाइनल एक्सेप्टेंस है, rather than the screaming and despair, the Maurya reaches a profound resignation. She realizes death comes to everyone. ठीक है, हर किसी के एक दिन जो है वो मौत आएगी। ऐसा लग रहा है गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, शाक्यमुनि वाला वो। The sea can take nothing more from her. अब उससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकती। Her suffering reached at its level. ठीक है, कंप्लीट प्लॉट इन ब्रीफ, ये पूरा प्लॉट है तुम्हारे पास। मेजर थीम को देखते हो, द फेट एंड इनएविटेबिलिटी। और इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे रोका ना जा सके। जीवन में कुछ ऐसी चीज होती है जिसे तुम रोक ही नहीं सकते हो। जब इंसान इंसान से लड़ता है वो पॉसिबल है, पर सोचो अगर तुम्हारी लड़ाई कुदरत के साथ हो, तुम्हारी लड़ाई उनके साथ हो जिसको तुम जानते नहीं हो, ये सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यहाँ पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हर एक के पास होती है। ये वो लड़ाई है जो एक दिन तुम सबको लड़ना है, हर कोई लड़ेगा ये लड़ाई। ठीक है, और ये बात एंड में पता किसी के साथ पहले हो जाएगी, किसी के साथ बीच में होगी, किसी के साथ बाद में होगी, पर फेट वर्सेस ह्यूमन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। किस्मत और इंसान की लड़ाई और नेचर के साथ लड़ना। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट लिख के आना होता है आंसर में जब तुम लिखते हो। द सी इज बोथ प्रोवाइडर ऑफ द लिवलीहुड एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द लाइफ। ग्रीफ एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड लिव्स अंडर द शैडो ऑफ द प्रीवियस लॉसेस। मदरहुड को दिखाया गया है, एक माँ कैसी होती है। पॉवर्टी एंड नेसेसिटी दिखाया गया। सिंबल सी, समुद्र यहाँ फेट का सिंबल है, डेथ का सिंबल है, नेचर पावर का है, एंड इकोनॉमी और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का भी है। हॉर्सेस लिवलीहुड, ड्यूटी, और माइकल की क्लोथिंग, डेथ, ये सब तुम जानते हो। होली वाटर, वो पवित्र जो पानी वगैरह वो उसका। फोर्स शेडोइंग, देखो मौर्यास फियर एंड द विजन एंटिसिपेट्स द बार्टलेस डेथ। ठीक है, फोर्स शेडोइंग का कांसेप्ट यूज किया गया, यानी कहने का मतलब क्या है? मौर्य के डर और उसके विजन है, यानी फोर्स शेडो का मतलब क्या था? जो अंदर से तुम्हारी कोई बात आ रही हो और तुम्हें वो चीज लगता है कि हो जाएगी और वो असलियत में हो जाती है। वो आयरनी यूज है, व्यंग तो हर जगह किया गया है, सिंबॉलिज्म, इमेजरी और डायलेक्ट यूज किया गया है। आयरिश डायलेक्ट यूज किया है। व्हाई द टाइटल द राइडर्स टू द सी, ऐसा टाइटल क्यों रखा गया है? ये मेटाफर है, एक रूपक है। ठीक है, मेटाफर यूज किया गया है और ये मेटाफर से दिखाया गया है। राइडिंग का मतलब क्या है? मतलब पीपल डिपेंड्स ऑन द सी आर द मेटाफोरिकली राइडिंग टुवर्ड्स एन अनसर्टेन डेस्टिनी। क्योंकि जो समुद्र की यात्रा करता है उसको मंजिल का पता नहीं होता ना, मंजिल आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि समुद्र का कोई मंजिल नहीं होता। जैसे तुम कहते हो साहिल, यानी कोई एक वो नहीं होता, एक लिमिट, क्योंकि लिमिटलेस है ओशियन और उसका कोई एंड नहीं है। तो अगर तुम उसके ऊपर राइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ऐसी चीज के ऊपर चल रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको तुम हरा नहीं सकते। तो नेचर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। ट्रैजिक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल यूनिफाइड एक्शन को, टाइम प्लेस को एक मेंटेन किया गया है। कन्फ्लिक्शन है ह्यूमैनिटी और उसके बीच में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वन एक्ट ट्रेजेडी, एरन साइलेंट, लास्ट सर्वाइविंग सन इज बार्टले, द मिसिंग सन हुज डेथ, ये तो बता दिया गया है। ठीक है, बाकी सिंह के बारे में एक बार और कर लो यहाँ जे जॉन मिलिटन सिंह, इसके बाद तुम्हारा ओवर हो जाएगा। कुछ अगर एक दो बातें अगर दिख रही हो रह गई हो तो। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से वायलिन प्ले करता था, म्यूजिक में बहुत स्ट्रॉन्ग था राइटर। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ ड्यूबलिन में पढ़ा हुआ है। ड्यूबलिन क्या कैपिटल ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड आजाद होगा 1930s में। ठीक है, लिटरेचर फिलोसफी। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट क्या होता है? डब्ल्यू बी येट्स से मिलता है जब ये। और उसके बाद क्या है? एरन आइलैंड की वहीं से इंडिकेशन मिलती है और इस एरन आइलैंड से ये पूरी कहानी आती है जो कि बिल्कुल खूबसूरत कहानी है और इमोशनल उस पर सेट की गई है। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी है, एक ट्रुथ दिखाया गया कहानी में बस, और इमोशनल एंगल है। एक होमवर्क दूंगा, इस तरह की एक पोयम भी लिखी गई है। वो पोयम किसने लिखी है? जहाँ पे एक छोटा सा परिवार होता है और उस परिवार में दो दोस्त होते हैं और एक पत्नी होती है, और वो पत्नी एक दोस्त की है, दूसरे की नहीं है। ठीक है, तो वो जो है वो एक आइलैंड के किनारे में रहते हैं, बच्चा है, यानी एक लड़का, लड़का कह रहा हूँ सॉरी, एक हस्बैंड एंड वाइफ दिखाए गए हैं और उनके बच्चे हैं। और उस हस्बैंड और वाइफ के जो उस हस्बैंड है उसका एक दोस्त है, वो सब एक उसमें रहते हैं। वो भी मछली पकड़ने का ही करते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जैसे मछली पकड़ के लाना है। पर एक दिन जो है वो तूफान आया होता है, टाइड्स बहुत ऊपर होती है, फुल मून डे होता है, फुल मून यानी पूर्णिमा, पूरा चांद निकला होता है और जो लहरें हैं बहुत ऊपर ऊपर तक जाती है। उस दिन पत्नी पति को बोलती है आप मत जाओ प्लीज, है ना, आज लहरें ऊपर है। तो वो बोलता है बच्चों को क्या दूंगा खाने के लिए, है ना, हाँ बच्चों को क्या देने वाला हूँ खाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, अगर आज नहीं गया तो इनकी आंखें देखो कैसी हो रखी है, बेचारों को कुछ खाना, मुझे जाने दो। तो वो उसको किसी तरह से जाने देती है, बहुत मनाता है, जाता है, लहरें बहुत ऊपर उठती है और वो डूब जाता है कई। फिर उसकी पत्नी इंतजार, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं आता नहीं आता। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल बीत जाता, अब क्या करे वो? तो वो उसके दोस्त से शादी कर लेती है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कमा के कौन ला के देगा और कौन कुछ करेगा। तो वो बच्चे, एक दिन वो जिंदा होता है, वो आता है और पत्थर के पीछे से गाड़ी वाड़ी होती है, उसको झांकता है। जब वो झांकता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ घूम रही है और छोटे छोटे बच्चे जो है, जो बच्चे हैं उसके, वो खेल रहे हैं और खुश है। उनमें से एक थोड़ा सा देखता है, उसे पहचानता नहीं है और वो वापस फिर चला जाता है कि पता इनको यही सच लगने दो कि मैं था ही नहीं कभी। ठीक है, तो एक इस तरह की जो राइटिंग है, किस पोएट ने लिखी, किस टाइम की राइटिंग है और क्या इस कहानी का इसके साथ तालमेल सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो बाय।